आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पॉइंट टू पॉइंट। आज मैं आपके ला रहा हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका चैप्टर 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आज हम इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की जब जलवायु बदलती है तो साथ ही साथ जो है जीव जंतु वनस्पतियों सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो उसे वही इसी में कह रहा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी लोग भी बदलते रहे हैं। और इस तरह जो है लोगों का ध्यान जो है कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने की योग जो वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिर जाते हैं, और गिरे हुए बीज को अंकुरण जो है कैसे होता है, और फिर से वो जो है कैसे पौधे के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह ने जो है लोगों ने धीरे धीरे जो है क्या की, पौधों की देखभाल शुरू करनी कर दी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की धीरे धीरे सुरक्षा की, ताकि वे ठीक से बढ़ पाएँ और पक सकें। और इस प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसके पीछे कारण यह था कि कुत्ता जो है सभी जानवरों में सबसे वफादार होता है और वो डिफेंडर होता है। इसीलिए लोगों ने सबसे पहले जो है कुत्ते के जंगली कुत्ते के जो है कुत्ते के जंगली पूर्वज को जो है पालतू बनाया। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, झुंड में झुंड में रहने वाले ज़्यादातर घास खाने वाले जानवरों को पालतू बनाया गया। तो दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झुंड में रहने वाले ज़्यादातर घास खाने वाले जानवरों को पालतू बनाया गया, जैसे करके लिखेंगे भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट होता और ये दूसरा पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे बसने की प्रक्रिया में आपको हेडिंग नहीं डालना है, इसमें डायरेक्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। आगे कह रहा है, अपनाए गए पौधे जानवर जंग अपनाए गए जो अपनाए गए ये पौधे तथा जंगली जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से बने, मतलब जिन पौधों को लोगों ने जो है कृषि के रूप में जो है प्रयोग किया वो जो है जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न थे। मतलब जो है लोगों ने जिन्हें जो है पालतू बनाया, जैसे कुत्ते को पालतू बनाया तो वो जो है अन्य जंगली जानवरों से भिन्न था। और उसके साथ ही जो है जिन पौधों का जो है कृषि के रूप में प्रयोग किया वो भी जो है क्या कहते हैं, जंगली पौधों से भिन्न थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर आम लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सके, ताकि उनके भोजन की व्यवस्था हो सके और जो है जानवरों के भोजन की भी व्यवस्था हो सके। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखें ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहें। तो अब चलते हैं आगे। अब तीसरे का पहला सब पॉइंट, बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तीसरे का पहला सब पॉइंट, बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। अब तीसरे का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट था, तीसरे का पहला सब पॉइंट और तीसरे का सेकंड सब पॉइंट हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यह इसमें कह रहा है एक नई नवीन जीवन शैली। इसमें जो है कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि भाई तुम एक बीज बेकर देखो और उसे जो है हाँ, उसे जो है विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, या फिर कुछ दिन या फिर कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें जो है एक ही लंबे समय पर रहना पड़ता है। ज़्यादा सी बात, पौधे तो भाई 1-2 महीने में उगने वाला नहीं, भाई कुछ महीने 6 महीने लगते हैं, साल भर भी लग सकता है। तो जैसे उसके जो है बढ़ने की अवधि हो, वृद्धि करने की अवधि हो, उस हिसाब से वो बढ़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है।
तो इस तरह से जो है तमाम कार्य थे। इन अधिक कार्यों की वजह से जो है मनुष्य को जो है एक ही स्थान पर कई दिन रहने पड़ते थे, मतलब एक ही स्थान पर ज़्यादा समय व्यतीत करना होता था। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये जो है कहानी का सारांश है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये कह रहा है जानवर चलते फिरते खाद भंडार। कह रहा है देखिए जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। ये तो सही बात है कि भाई अगर हम जानवर को पालेंगे उनमें जो है उनकी संख्या में वृद्धि होगी और उनसे भाई दूध दूध भी प्राप्त होगा, उनसे जो है भोजन भी प्राप्त होगा, जो कि जो है दूध वो उनसे जो है भोजन भी प्राप्त होगा। और जो है ये एक भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है। दूसरे शब्दों में मतलब कह सकते हैं कि जो है पशुपालन भोजन के जो है भोजन भंडारण का एक जो है दूसरा तरीका है। पशुपालन जो है भोजन भंडारण का एक तरीका है ना। तो जैसे कि आप सब ये जानते हैं, अब चलते हैं आगे। अब इस तरह से बना लीजिए, एक तरफ अनाज और हड्डी डाल दीजिए, दूसरी तरफ पूरा स्थल डाल दीजिए। पूरा स्थल देखिए उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए गेहूँ जौ भेड़ बकरी मवेशी, ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, ये आधुनिक पाकिस्तान में। चावल जानवर की हड्डियों के टुकड़े, ये कहाँ मिले हैं? कोल्डीवा, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। गेहूँ और दलहन, ये गुफरकाल आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, ये बुरजहोम आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ हरे चने जौ भैंस बैल, ये चिरांत आधुनिक बिहार बिहार में है। ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ सुअर, ये पैमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से आप जो है बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए बुर्ज होम ब्रैकेट में वर्तमान कश्मीर। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे बुर्ज होम ब्रैकेट में वर्तमान कश्मीर ब्रैकेट बंद के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बुर्ज होम ब्रैकेट में वर्तमान कश्मीर ब्रैकेट बंद के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अब इसका सब पॉइंट लिखेंगे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो ये हमारा बुर्ज होम में जो है ये हमारा पहला पॉइंट, उसका सेकेंड पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे कह रहा है बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग के उपकरण से भिन्न हैं। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी उखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए ये नौपाषाण युग के कुछ उपकरण है। देखिए ये जो है उपकरण है। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आप हेडिंग डाल दीजिए मेहरगढ़। आप हेडिंग डाल दीजिए मेहरगढ़ ब्रैकेट में पाकिस्तान। हेडिंग डाल दीजिए मेहरगढ़ ब्रैकेट में पाकिस्तान। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये आपका पहला पॉइंट था।
अब इसमें सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे, यहाँ के स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। इसका मैं सब पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये आगे कह रहा है, यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम होते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे। मेहरगढ़ में एक मृतक के कब्र के साथ एक बकरी को दफनाया गया। चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेहरगढ़ में एक मृतक के कब्र के साथ एक बकरी को दफनाया गया। तो ये चौथा पॉइंट था। अब चलते हैं आगे की ओर। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए आप, दाऊजिली हेडिंग। अगली हेडिंग डाल दीजिए दाऊजिली हेडिंग। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ खरल मूसल जैसे पत्थरों के ऊपर मिले हैं। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। जेडाइट पत्थर मिला है, संभवतः ये पत्थर चीन से आएगा। दूसरा पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेराइट पत्थर भी मिला है, संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से कास्टम ब्रैकेट में अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो ऐसे करके दाऊजिली में 3 पॉइंट हो गए। अब चलते हैं आगे की ओर। हेडिंग डाल दीजिए अन्यत्र। उसके आगे डैश करके लिखेंगे, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतार युग तुर्की है। यहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। अन्यत्र में मैं फिर से बोलूँ, अन्य हेडिंग डाल दिए। उसके आगे डैश करके लिखेंगे, नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरस्थल में एक चताल युग तुर्की है। यहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। तो ऐसा करके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे मैंने आपको नोट करा दिया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।